हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम बायोलॉजी पढ़ेंगे जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और क्लास 8, 9, 10 के लिए अति उपयोगी है, जो कि हम आप लोगों को वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से समझाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है प्रोटीन्स छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से बने होते हैं जिन्हें जाना जाता है। तो जो प्रोटीन छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से बने होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो प्रोटीन को अमीनो एसिड के नाम से जाना जाता है। दूसरा है अंगूर की खेती करने को या संवर्धन को कहा जाता है। यानी कि जो अंगूर की खेती है उसको या अंगूर की खेती के संवर्धन के विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है? तो अंगूर की खेती या अंगूर के संवर्धन के विज्ञान को बीटी कल्चर कहते हैं। तीसरा पॉइंट है वह शब्द जो रेशम के कीड़े के वाणिज्यिक पालन को संदर्भित करती है। यानी कि वह कौन सा शब्द है जो रेशम के कीट पालन से संबंधित है? तो सेरीकल्चर। यानी कि रेशम के संवर्धन के विज्ञान को अर्थात रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? तो रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। उसके बाद है चौथा पॉइंट है अर्निथोलॉजी का संबंध किससे है? तो पक्षियों से। यानी कि अर्निथोलॉजी पक्षियों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं। तो पक्षियों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहता है? तो अर्निथोलॉजी। इसीलिए अर्निथोलॉजी का संबंध पक्षियों से है। अगला पॉइंट है एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है? तो कीट से। यानी कि कीट के संवर्धन को विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो कीट के संवर्धन के विज्ञान को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। इसीलिए एंटोमोलॉजी का संबंध कीट से है। अगला पॉइंट है चींटियों के अध्ययन। जो चींटी होता है उसके अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो मर्मिकोलॉजी। चींटियों के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो मर्मिकोलॉजी कहा जाता है। चींटी के विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मर्मिकोलॉजी कहा जाता है। अगला पॉइंट है घाव का अध्ययन कहलाता है। जो घाव होता है उसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो ट्रोमेटोलॉजी कहलाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा चींटी के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो मर्मिकोलॉजी। या मर्मिकोलॉजी का संबंध किससे है? तो चींटियों से है। उसके बाद घाव के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो ट्रोमेटोलॉजी। या ट्रोमेटोलॉजी का संबंध किससे है? तो घाव के अध्ययन से है। आशा करते हैं आप लोग समझे होंगे। तो आगे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट शिशु के रोग के अध्ययन से संबंधित है। यानी कि जो शिशु रोग के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? यानी कि शिशु को जो रोग हो जाता है
उसके बारे में जानने की विधि को क्या कहा जाता है? तो पीडियाट्रिक्स। क्या कहा जाता है? तो पीडियाट्रिक्स कहा जाता है। तो पूछा जाएगा शिशु के रोग के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पीडियाट्रिक्स कहा जाता है। साथियों, क्वेश्चन पर ध्यान दें जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। जीन के भीतर आधार अनुक्रम परिवर्तन कहलाता है। तो जीन होता है, जो मानव में जीन होता है या अन्य जीव में जो जीन होता है, उसके जो भीतर में जो परिवर्तन होता है, उसके जीव भीतर में जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो उस परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहा जाता है। तो जीवों के भीतर आधार अनुक्रम में परिवर्तन को क्या कहा जाएगा? तो उत्परिवर्तन कहा जाएगा। उसके बाद है विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक जेनेटिक्स यानी कि अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है, उसे मानी जाती है। तो यूजेनिक्स यानी कि जो विज्ञान की शाखा है उसमें आनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी कि जेनेटिक में जो परिवर्तन किया जाता है, जो मानव के जेनेटिक में परिवर्तन किया जाता है, उस परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो उस परिवर्तन को यूजेनिक्स कहा जाता है। अगला पॉइंट है वृद्धावस्था एवं काल प्रभाव के विषम में ज्ञान प्राप्त करने की विधि को क्या कहा जाता है? तो जो वृद्धावस्था होता है और काल प्रभाव के जो विषय में ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उस ज्ञान प्राप्त को क्या कहा जाता है? तो उस ज्ञान प्राप्त को जेरनेटोलॉजी कहा जाता है। तो वृद्धावस्था में जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उस ज्ञान प्राप्त को क्या कहा जाता है? तो जेरनेटोलॉजी। याद रखने का तरीका है जेरनेटर से जेरनेटोलॉजी। अगला पॉइंट है मानव सदृश लघुत्तम कपी है। तो जो मानव है सदृश लघुत्तम कपी है। गिब्बन दांत वाली वेलों में विशालतम है। तो जो मानव के सदृश लघुत्तम है कपी, इसमें गिब्बन दांत वाली वेलों में विशालतम क्या है? तो वेलों में सबसे विशाल, सबसे बड़ा सर्प स्पर्म वेल है। तो सबसे विशाल क्या है? तो स्पर्म वेल है। अगला पॉइंट है भारत की सबसे बड़ी मछली है। तो भारत की सबसे बड़ी मछली क्या है? तो भारत की सबसे बड़ी मछली वेल शार्क है। तो पूछा जाएगा कि भारत में सबसे बड़ी मछली क्या है? तो भारत में सबसे बड़ी मछली वेल शार्क है। अगला पॉइंट है समुद्री घोड़ा है। तो जो समुद्री घोड़ा है वह एक प्रकार का मछली होता है। समुद्री घोड़ा क्या होता है? तो समुद्री घोड़ा एक प्रकार का मछली होता है। उसके बाद है गोल कृमि यानी कि निमेटोडा। गोल कृमि यानी कि निमेटोडा से होने वाला रोग। गोल कृमि अर्थात निमेटोडा से होने वाला रोग को क्या कहते हैं? तो निमेटोडा से होने वाले रोग को फाइलेरिया कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइलेरिया किसे होता है? तो फाइलेरिया गोल कृमि से होता है, या गोल कृमि नहीं रहेगा तो निमेटोडा रहेगा। इसीलिए
फाइलेरिया किससे होगा? तो गोलकृमि अर्थात निमेटोडा से होता है। आशा करता हूँ आप लोग समझे होंगे। तो आगे देखते हैं। पॉइंट है सबसे बड़ा कशेरुकी है। तो सबसे बड़ा कशेरुकी क्या होता है? तो सबसे बड़ा कशेरुकी एस्काविड होता है। एस्काविड होता है। तो सबसे बड़ा कशेरुकी क्या होता है? तो एस्काविड होता है। अगला पॉइंट है पिता से नहीं होता है। तो पिता से किस जीव में नहीं होता है? तो पिता से चूहा में नहीं होता है। पिता से किस में नहीं होता है? तो पिता से चूहा में नहीं होता है। अगला पॉइंट है लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। तो लिंग गुणसूत्र किस में नहीं होते हैं? तो लिंग गुणसूत्र छिपकली में नहीं होते हैं। लिंग गुणसूत्र किस में नहीं होते हैं? तो जो छिपकली है उसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्न में किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं होता है? तो छिपकली। और पिता से नहीं होता है तो चूहा। अगला पॉइंट है जिस वैज्ञानिक ने दर्शाया कि किण्वन सूक्ष्म जीवों के विकास के कारण होता है, यानी कि किस वैज्ञानिक ने कहा था कि जो किण्वन है वो सूक्ष्म जीवों के कारण प्राप्त होता है? तो लुई पाश्चर ने कहा था। लुई पाश्चर ने कहा था कि जो किण्वन है वो सूक्ष्म जीवों से प्राप्त किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किण्वन किस जीवों से प्राप्त किया जाता है? तो किण्वन सूक्ष्म जीवों से प्राप्त किया जाता है। और यह बात लुई पाश्चर ने कहा था। अगला पॉइंट है जलीय जीवाणुओं का खाद्य स्रोत है। तो जलीय जीवाणु का खाद्य स्रोत क्या है? तो जलीय जीवाणु का खाद्य स्रोत है फाइटोप्लैंक्टन। जलीय जीवों का खाद्य स्रोत क्या है? तो फाइटोप्लैंक्टन है। तो पूछा जाएगा जलीय जीव का खाद्य स्रोत क्या है? तो फाइटोप्लैंक्टन है। यानी कि जलीय जीव क्या खाते हैं? तो फाइटोप्लैंक्टन को खाते हैं। फाइटोप्लैंक्टन एक प्रकार का भोज्य पदार्थ है। उसके बाद है मोनेरा समूह में आता है। तो जीवाणु, जितना भी जीवाणु है वो किस समूह के अंतर्गत आते हैं? तो मोनेरा। तो पूछा जाएगा मोनेरा का संबंध किससे है? तो जीवाणु से। और जीवाणु का संबंध किससे है? तो मोनेरा से। उसके बाद है इस जगत यानी कि किंगडम से संबंधित जीवों की कोशिकाओं में नाभिकीय यानी कि न्यूक्लियर झिल्ली उपस्थित होता है। तो किस जगत के जीव में नाभिकीय झिल्ली उपस्थित होता है? तो मोनेरा जगत के जीव में नाभिकीय झिल्ली उपस्थित होता है। मोनेरा जगत के जीव में क्या होता है? तो नाभिकीय झिल्ली उपस्थित होते हैं। अगला है अमीबा। अमीबा निम्न जगत से संबंधित है। तो अमीबा किस जगत में आता है? तो अमीबा प्रोटिस्टा जगत में आता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अमीबा किस जगत के अंतर्गत आता है? तो अमीबा प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आता है। और मोनेरा जीवाणु जगत के अंतर्गत आता है। अमीबा प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आता है और मोनेरा जीवाणु जगत के अंतर्गत आता है। और जो कोशिका झिल्ली नहीं होता है तो मोनेरा में कोशिका झिल्ली नहीं होता है। मोनेरा में सिर्फ कोशिका भित्ति होता है। तो पूछा जाएगा निम्न में से किस में कोशिका झिल्ली नहीं होता है? तो मोनेरा में कोशिका झिल्ली नहीं होता है। आशा करता हूँ कि आप लोग समझे होंगे। इसके बाद अगले देखते हैं। अगला है जगत और
आहार ग्रहण करने के लिए अमीबा पादप या कूटपाद कहलाने वाले अंगुलियों जैसे एक संरचना पर अधिक प्रक्षेपित को धकेलता है। उसके बाद है द्विपदीय नामकरण पद्धति की स्थापना द्वारा की गई थी। तो जो द्विपदीय नामकरण पद्धति है, इसकी स्थापना किसने किया था? तो कार्ल लिनियस। यानी कि द्विपदीय कहे या द्विकुंडलीय व्यवस्था कहे, द्विपदीय व्यवस्था या द्विकुंडली संरचना या व्यवस्था, द्विकुंडलीय व्यवस्था या संरचना किसने दिया था? तो कार्ल लिनियस ने दिया था। अगला है स्पंज किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? तो जो स्पंज है वो किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? तो पारीफेरा प्रजाति के अंतर्गत स्पंज आता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा स्पंज किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? तो स्पंज पोरीफेरा प्रजाति के अंतर्गत आता है। अमीबा प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है और मोनेरा जीवाणु के अंतर्गत आता है। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए कमेंट करें। जय हिंद।